हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ड्रैगोज रूल वो लेने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, पहले अच्छे से समझो और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए। क्या नाम है टॉपिक का? DRAGO, ड्रैगोज रूल। अब ये ड्रैगो रूल क्या है हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, ये रूल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। अब देखो किसकी बात हो रही है यहां पर, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 की। ये लो पहले मैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स लिख देता हूं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं उनको? निकोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकोजेंस। कौन कौन आता है इसके अंदर? नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और बिस्मथ आता है। नाना पाटेकर एंड ऐश्वर्या सब बीके। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखो, और ग्रुप 16, हम लोग ग्रुप 16 को भी साथ में ले लेते हैं। ठीक है, अब ग्रुप 16 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली, चाल्कोजन। क्या नाम है इनका? चाल्कोजन। मैं लिख देता हूं ऊपर, इट इज चाल्कोजन। ओके, और ग्रुप 15 को हम लोग क्या बोलते हैं? निकोजेंस। ठीक है, चलो। तो ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली कौन कौन आता है यहां पर? यहां आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, देन पोलोनियम। और पोलोनियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, अब बात यह है, तो अगर ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें, अगर मैं इनके हाइड्राइड्स की बात करूं, किसकी बात करूं? इनके हाइड्राइड्स की, तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नाइट्रोजन के पास क्या रहता है? एक लोन पेयर रहता है। सिमिलरली फॉस्फोरस का हाइड्राइड PH3, देन ASH3, देन SbH3, और सबके पास सेंट्रल एटम के पास एक एक लोन पेयर है BiH3। अब NH3 का नाम क्या है? अमोनिया। लेकिन NH3 का IUPAC नेम क्या है? एजेन। IUPAC नेम क्या है? एजेन। यहां लिख देते हैं AZANE। एजेन इज द IUPAC नेम ऑफ अमोनिया। ठीक है, सिमिलरली PH3 का अगर नाम देखें तो क्या होता है? फोस्फीन या फोस्फेन। IUPAC फोस्फेन है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? फोस्फीन बोलते हैं। ठीक है, PHOSPHINE, फोस्फीन। ठीक है, और ASH3 का नाम क्या है? आर्सिन। क्या नाम है? आर्सिन। SbH3 का नाम क्या होगा बताओ? स्टीविन। और BiH3 का नाम क्या होता है? बिस्मथीन। बिस्मथीन, या इसको हम लोग बिस्मथेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बिस्मथेन। इसको स्टेबिन भी बोलते हैं, स्टीबेन भी बोलते हैं, इसको आर्सेन भी बोलते हैं और आर्सिन भी बोलते हैं। सिमिलरली PH3 को हम लोग फोस्फीन भी बोलते हैं और IUPAC नेम क्या है? फोस्फेन भी बोलते हैं। और NH3 को वैसे हम लोग बोलते हैं क्या? अमोनिया से। ठीक है, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या है? एजेन है। ये बात क्लियर है? चलो, तो कहने का मतलब है, अगर मैं NH3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइज स्टेट की बात करूं, NH3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइज स्टेट की बात करूं, तो यहां पे नाइट्रोजन है, उसके पास एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन के साथ उसने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। तो एक लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना है? 4। तो हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है नाइट्रोजन की? sp3। हियर नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है? sp3। और बॉन्ड एंगल कितना है? 107 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना है यहां पर? थीटा कितना है? 107 डिग्री। ठीक है, अब अगर यही बात फोस्फीन की जाए तो हम लोग सिंपल क्या देखेंगे कि फोस्फोरस के पास एक लोन पेयर है, प्लस में 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हो गए सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड एक लोन पेयर, टोटल काउंट कितना हुआ? 4। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, यानी PH3 में भी क्या होगा? sp3 होगा। और जो थीटा है तो वो थीटा भी कितना होगा? 107 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, लेकिन मजे वाली बात है कि PH3 है, उसमें जो थीटा है, जो बॉन्ड एंगल है, वो लगभग कितना होता है? 93 डिग्री होता है। मैं अप्रोक्स वैल्यू लिख रहा हूं, यानी कुछ जगह पे 93.5 डिग्री दिया है, कहीं पे 92.8 दिया है, तो मैं अप्रोक्स वैल्यू लिख रहा हूं 93 डिग्री। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो बॉन्ड एंगल में 1-2 डिग्री का डिफरेंस आ सकता है। हम लोग मान सकते हैं कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिपल्शन वगैरह। ठीक है, उसमें सेंट्रल एटम का साइज भी देखा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बॉन्ड एंगल में 1-2-3 डिग्री का डिफरेंस मान सकते हैं। लेकिन
107 से 93 होने का मतलब क्या है कि यहां पर बॉन्ड एंगल में डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हुआ 14 डिग्री। बॉन्ड एंगल में कितना डिफरेंस हुआ? 14 डिग्री, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर इतना ज्यादा डिफरेंस है तो हाइब्रिडाइजेशन सेम कैसे रह सकती है? ठीक है, तो फिर क्या होगा यहां पर? तो बात देखो ध्यान से। पहले सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? NH3 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम लोग थोड़ी देर बाद में लेंगे। क्लियर है? देखो NH3 में क्या है? NH3 में सेंट्रल एटम कौन है आपका? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यहां पर क्या है? सेंट्रल एटम है। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3। लेकिन हम लोग क्या लेते हैं? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या है? 2s2 है एंड 2p3। 2s2 एंड 2p3। ये देखो, ये 2s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 2p ऑर्बिटल्स, जिसमें 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। यही सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये बात सही है। अब देखो उसके बाद साथ में कौन लगा? हाइड्रोजन लगा है। साथ में कौन लगा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन है वो क्या हो गया आपका? साइड एटम हो गया, या उसको मैं बोल दूं पेरिफेरल एटम हो गया, जो कि सेंट्रल एटम से अटैच्ड होता। साइड एटम बोलो, पेरिफेरल एटम बोलो। ठीक है, अब हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s1। यानी ये लो, ये 1s ऑर्बिटल हुआ और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली दूसरे हाइड्रोजन में भी, ये लो, दूसरे हाइड्रोजन में भी क्या होगा? 1s1। तीसरे हाइड्रोजन का भी क्या है? ये 1s1। क्लियर है? अब होगा क्या कि इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। ठीक है, अब ये अपना क्या पूरा करना चाहता है? ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। सेकंड पीरियड का है तो वैलेंशियल कंप्लीट हो जाएगा किससे? ऑक्टेट से। ठीक है, अब बात यह है कि एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज इन द रेस टू कंप्लीट देयर वैलेंशियल। व्हाई? टू अटेन स्टेबिलिटी। द गेम इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। सारा गेम स्टेबिलिटी का है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन के एक साथ में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि नाइट्रोजन के कौन से ऑर्बिटल है? 2p, और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल कौन से है? 1s। अब s और p ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस है, शेप में डिफरेंस है। s ऑर्बिटल क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। ये 1s हुआ। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ? ये 2p हुआ। अब दोनों की शेप में डिफरेंस है, दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा कि नाइट्रोजन है अपने इन ऑर्बिटल्स को क्या करेगा? हाइब्रिडाइज करेगा। क्या करेगा? हाइब्रिडाइज, ताकि वो सेम शेप के ऑर्बिटल्स बने और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बने। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन का एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? तो देखो कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं? यहां पे 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। एक तो 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो ये 2s ऑर्बिटल हो गया, प्लस ये हो गया मान लो 2py। ठीक है, प्लस ये मान लो हो गया कौन सा? 2px, और प्लस ये हो गया कौन सा? 2pz। तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए? 4। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3, क्योंकि 3 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए साथ में। ठीक है, और वो ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? देखो ये बना। ठीक है, 1 2 3 4, और ये क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से 4, ये अपने आप को स्पेस में इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। क्यों? क्योंकि रिपल्शन कम हो। और वो अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? वो अरेंजमेंट हो सकता है क्या? टेट्राहेड्रल। 1 2 3, और ये क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन के 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने अपने आप को स्पेस में टेट्राहेड्रली अरेंज कर लिया। ठीक है, अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास? 2s2 एंड 2p3। क्या है?
2s2 एंड 2p3। अब देखो कि इस 2s एंड 2p3 टोटल 4 थे, वो आपस में हाइब्रिडाइज हो गए। तो देखो यहां पर एक लोन पेयर था, तो इस एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में नाइट्रोजन का एक लोन पेयर आ गया, और बाकी 3 क्या थे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, और बाकी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक करके क्या आ गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर है? चलो अब इनका एनर्जी क्या होगा, सबका सेम हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, अब ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये लो, तो क्या हो गया, यहां पर ओवरलैपिंग हो गई, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन। ओवरलैपिंग होने से क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिमिलरली ये देखो, ये हाइड्रोजन का 1s, दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, हो गई ओवरलैपिंग, बन गया बॉन्ड कौन सा, सिग्मा, ये भी सिग्मा। और तीसरे हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, हो गई ओवरलैपिंग, बॉन्ड कौन सा बन गया, सिग्मा। तो ये हमने बना दिया NH3 का ऑर्बिटल डायग्राम, एजेन का, अमोनिया का ऑर्बिटल डायग्राम। अब यहां पे जो बॉन्ड एंगल आता है, यहां पर जो बॉन्ड एंगल आता है थीटा, तो वो कितना आता है, लगभग 107 डिग्री आता है। वैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। sp3 का आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। ठीक है, बट यहां पर एक लोन पेयर है, तो अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा तो बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 से थोड़ा सा घट के कितना हो गया, 107 डिग्री हो गया। तो ये बात चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो NH3 में जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री है। ये कहानी समझ आ गई। अब बात आते हैं pH3 के ऊपर, नाइट्रोजन के नीचे जो एटम है इसको मिटा दिया जाए। अब बात आते हैं किसके ऊपर, pH3 यानी फोस्फीन पे आते हैं। तो यही कहानी देखा जाए तो फोस्फीन में हो जानी चाहिए थी, किसमें हो जानी चाहिए थी, फोस्फीन में। ठीक है, लेकिन बात यह है, और अगर ये फोस्फीन में यही कहानी हो जाती तो फोस्फीन में भी फोस्फोरस के पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो क्या होता कि जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 107 के क्लोज आता। ठीक है, लेकिन यहां पर फोस्फीन में जो बॉन्ड एंगल है वो आता है 93 डिग्री अप्रोक्स। अब इतना डिफरेंस ऑफ बॉन्ड एंगल, 14 डिग्री डिफरेंस ऑफ बॉन्ड एंगल, इसका तो कोई बहुत बड़ा मेजर रीजन होगा तभी होगा, ऐसे तो नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 93 डिग्री एंगल है, ये क्लोज है किसके, 90 डिग्री के। ये किसके क्लोज है, 90 डिग्री के। अब इसका मतलब है कि फोस्फीन में जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में बॉन्ड एंगल अप्रोक्स कितना होगा, 90 डिग्री होगा। भाई 93 डिग्री के क्लोज ही हो ना 90 डिग्री। ठीक है, इससे एक बात पता चलती है, इधर से फोस्फोरस है, फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ये तो इनर शेल हो गया। फिर उसके बाद 3s2 3p3, वैलेंस शेल क्या हो गया, 3s2 3p3 हो गया, 3s2 3p3, और 3d उसके अंदर क्या पड़ा है, वैकेंट पड़ा है, 3d 0। अब ये हमने बना दिया 3s और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमने बना दिए 3p और उसमें 1 2 3, और 3d क्या पड़ा है, वैकेंट। कहानी क्लियर है। अब बात कहने का है कि यहां पर बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंटली कितना दिखाई दे रहा है, 93 डिग्री दिखाई दे रहा है, यानी विच इज क्लोज टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तो बॉन्ड एंगल तभी हो सकता है कि जब ये p के 3 ऑर्बिटल हैं, 3px 3py और 3pz, वो एक दूसरे के कितने 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या हो गया, ये आपका 3px हो गया, ये क्या हो गया, 3px हो गया। फिर ये क्या हो गया, 3py हो गया। फिर इस प्लेन के अबव, अब अबव तो मैं बना नहीं सकता हूं, तो मैं साइड में बना रहा हूं, ये क्या हो गया, ये हो गया 3pz। और ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पे हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे। इसका मतलब बॉन्ड एंगल जो 93 डिग्री है, ये सजेस्ट करता है कि दैट इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री, नियर अबाउट 90 डिग्री के इक्वल है। और 90 डिग्री के इक्वल होने का मतलब है कि यहां पर जो फोस्फोरस है वो अपने इस 3s और 3p ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज नहीं कर रहा, यहां पर फोस्फोरस अपने प्योर p ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है।
फास्फोरस अपने प्योर पी ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है। ये जो लोन पेयर है फास्फोरस का लोन पेयर, वो लोन पेयर तो 3s में ही है। लोन पेयर किस में है? 3s में ही है। और उसके बाद जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके किस में है? 3n3p प्योर ऑर्बिटल्स में है। फास्फोरस अपने प्योर p ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है। जब ये अपने प्योर p ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है, इसका मतलब इसने अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज किया ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसका मतलब है कि pH3 में यहां पे फास्फोरस है, उसका कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। फास्फोरस का कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? ये बॉन्ड एंगल, कि बॉन्ड एंगल 93 डिग्री अप्रोक्स है, which is close to 90 डिग्री। और 90 डिग्री तभी होता है जब प्योर p ऑर्बिटल्स होते हैं, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब देखो इस एक प्योर p ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन pH3 बोला ना हम लोगों ने, एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब दूसरे p ऑर्बिटल के साथ भी ऐसा हो जाएगा और तीसरे p ऑर्बिटल के साथ भी ऐसा हो जाएगा। और एक लोन पेयर किस में है? 3s ऑर्बिटल में। कहानी समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो pH3 है, pH3 फोस्फीन, यहां पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल 93 डिग्री। एक प्रूफ तो आपको मिल गया। ये दूसरा प्रूफ आपको मैं देता हूं कि अब ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, अगर आपको किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, अगर आपको किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में p का नंबर निकालना हो तो आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, क्या? 1 प्लस p cos थीटा इक्वल टू 0। 1 प्लस p cos थीटा इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अब उसमें p कितना है? p3। उसमें p कितना है? 3। और यहां पे जो बॉन्ड एंगल है, आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। भाई 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 28 मिनट्स क्या हो गया? अप्रोक्स 30 मिनट्स हो गए, यानी 0.5 डिग्री। मैं 109 डिग्री 28 मिनट्स बोलूं या 109.5 डिग्री बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 109.5 डिग्री। और उसमें p कितना है? 3। अब हम इसको प्रूव करते हैं इस फॉर्मूला से कि हम लोग सही है कि गलत है। देखो, तो 1 प्लस p cos थीटा कितना हो गया? 109.5 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 0। जब आप cos 109.5 डिग्री का वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू आता है -1/3। कितना आता है? -1/3 या फिर -0.33। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस p और cos 109.5 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? -1/3 इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस प्लस, अच्छा ये 1 है ना, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो 1 माइनस क्या हो गया? ये p/3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब ये माइनस वाली वैल्यू वहां पे जाके प्लस हो जाएगी, तो क्या हो गया? 1 इक्वल टू p/3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। तो sp3 में p कितना है? 3। तो बिल्कुल करेक्ट है। और यही आप बाकी बॉन्ड एंगल्स लेके देखिए, जैसे sp2 में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में p कितना है? 2 है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। तो आप cos 120 का वैल्यू डाल के देखो तो p कितना आएगा आपका? 2 आएगा। ठीक है, अब हमने बोला कि pH3 में बॉन्ड एंगल कितना है? 90। ये हमने नहीं बोला, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। ठीक है, 93 यानी अप्रोक्स 90 हुआ। तो अगर मैं यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या होगा? देखो, 1 प्लस में p cos थीटा इक्वल टू 0, 1 प्लस में p cos 90 इक्वल टू 0। और cos 90 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो 1 प्लस में p इंटू 0, ये तो 0 हो गया ना भाई। तो p 0 हो गया, कहानी खत्म हो गई यहां पे। इसका मतलब है अब ये p का नंबर कब आता है? हाइब्रिडाइजेशन में बताता है। अगर p ही 0 है इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। भाई ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस p cos थीटा, यहां पे p का जो भी नंबर आता है वो एक हाइब्रिडाइजेशन में p का नंबर है। अगर p का नंबर 0 है इसका मतलब देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। तो एक प्रूफ तो आपको इस फॉर्मूला से भी लग गया। तो pH3 में यहां पर बॉन्ड एंगल है अप्रोक्स 93 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब फास्फोरस है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपने प्योर p ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है, क्योंकि उनके बीच में एंगल इतना ही होता है, अप्रोक्स 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इन pH3।
ठीक है, चलो उसके बाद सेम कहानी ASH3 में आते हैं। क्या ये मिटा दिया जाए, इसको नोट कर लो। चलिए अभी यही सेम कहानी अगर हम लोग बाकी नाइट्रोजन फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनमें देखें तो यहां पर देखो कि यहां पर ASH3 में जो थीटा है वो लगभग कितना है, वो लगभग है 92 डिग्री। SbH3 में थीटा है लगभग 91 डिग्री और बिस्मथीन में थीटा कितना है 90 डिग्री। अब आपने देखा कि सिर्फ NH3 में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है। NH3 के अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप 15 के जो भी हाइड्राइड्स हैं उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के अप्रोक्स है। इसका मतलब है कि फॉस्फीन में, आर्सिन में, स्टीबीन में और बिस्मथीन में यहां पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। कहानी समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक तो चीज ये होगी। अब हम लोग बात करें किसका, ग्रुप 16 की बात करें। किसकी बात करें, ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली। किसकी बात करें, ऑक्सीजन फैमिली। उनके हाइड्राइड्स ले लेते हैं, देखो ध्यान से, ग्रुप 16। ठीक है, तो क्या हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम रेडियो एक्टिव है तो हम उसकी बात नहीं करते। अब हम इनके हाइड्राइड भी ले लें तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या हो गया, वो तो वाटर हो गया। फिर सल्फर का H2S, देन H2SE, देन H2PE। ठीक है, अब देखो वाटर में हमको पता है कि जो थीटा है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री। बेंट स्ट्रक्चर होता है कैसे, ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। अब लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 104.5 डिग्री। और हम जो टिपिकल पढ़ते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन हाउस का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, ये हम लोग टिपिकल पढ़ते हैं बोर्ड लेवल का। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा हायर लेवल पे जाए तो यहां पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि sp4 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बना रहा है तो अपने sp4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करता है। किसको, sp4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को। ठीक है, अब देखो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 + p cos 104.5 डिग्री इक्वल टू 0। तो वहां से p का वैल्यू निकालिए तो कितना वैल्यू आएगा, 4 आएगा, जो कि ये सजेस्ट करता है कि यहां पे ऑक्सीजन है उसका वन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन का sp4 है। ठीक है, बट बात ये हम लोग टिपिकल क्या पढ़ते हैं कि भाई 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, टोटल सम हुआ 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री है। लेकिन यहां पर 5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो गया, व्हाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीस 2 लोन पेयर्स। फिर हम लोग अप्लाई कर देते हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, कि भैया लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, बॉन्ड एंगल कम हो गया। चलो ये बात जस्ट थी। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है उसका टिपिकल हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 टिपिकल। क्लियर है। अब यही कहानी अगर हम लोग H2S में आए, हाइड्रोजन सल्फाइड में आए, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, सेम वही, सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, सल्फर के पास 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, sp3 होना चाहिए ना, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टोटल सम हुआ 4 sp3। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल 104.5 के अप्रोक्स होना चाहिए। नो 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 नो, यहां पर H2SE में जो थीटा है, जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, वो होता है 92 डिग्री। कितना होता है, 92 डिग्री। अब देखो कितना डिफरेंस आया बॉन्ड एंगल में, 12.5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अब इतने डिफरेंस का हम लोग रीजन क्या देंगे, ठीक है, कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर पहले तो बात दिमाग में फिट कर लो कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना। हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। क्यों इंड्यूस किया गया, क्यों लेके आया गया, बॉन्ड्स को इक्विवेलेंट करने के लिए। ठीक है ना, कि बॉन्ड को इक्विवेलेंट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, बट एक्चुअली इट्स ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना। अब यहां पर प्रैक्टिकली बॉन्ड एंगल H2S में कितना है, 92 डिग्री, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया। इसका मतलब दिस 92 डिग्री इज क्लोज टू 90 डिग्री,
यानी इसका मतलब यहां पर भी जो सल्फर है अपने प्योर p ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है, क्योंकि एंगल कितना है, क्लोज टू 90 डिग्री। और जब प्योर p ऑर्बिटल यूज करेगा इसका मतलब क्या है, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। तो H2S में भी क्या होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। H2S में भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। सिमिलरली H2SE में जो बॉन्ड एंगल है थीटा है वो होता है 91 डिग्री। क्या सजेस्ट करता है ये भी कि यहां पर भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। H2T में बॉन्ड एंगल है वो होता है लगभग 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी नो हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर भी नो हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो 3 मेंबर हैं, भाई पोलोनियम रेडियो एक्टिव है तो उसके हाइड्राइड की हमने बात नहीं की, बाकी जो 3 मेंबर के हाइड्राइड्स हैं तो वहां पर सेंट्रल एटम अपना कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है वहां पे उसका। क्यों, क्योंकि बॉन्ड एंगल इतना। कहानी क्लियर होगी। तो ये तो आया पहले बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट। अब इसको देखते हुए एक साइंटिस्ट थे ड्रैगो, तो ड्रैगो ने एक रूल दिया कि कुछ एक कंडीशंस है कि अगर वो कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाए, अगर कोई मॉलिक्यूल उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए, देन उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम विल एग्जिबिट नो हाइड्रोजन, नो हाइब्रिडाइजेशन। तो सेंट्रल एटम में उसका कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। अब वो कंडीशंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इसको एक बार नोट डाउन करो। चलो तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, कंडीशंस। कंडीशन सबसे पहले ये है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो ग्रुप 15 और 16 का होना चाहिए। पहला कौन सा है, जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है वो किसका है, इट इज ऑफ ग्रुप 15 एंड 16। पहली कंडीशन तो ये कि सेंट्रल एटम ग्रुप 15 का है और 16 का है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो ग्रुप 15 और 16 के जो एलिमेंट्स हैं, अब देखो नाइट्रोजन कौन से पीरियड का आता है, सेकंड पीरियड का आता है। कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का। ठीक है, अब नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे ऑक्सीजन भी कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अगर मैं इस सेकंड पीरियड से नीचे चला जाऊं, यानी मैं थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में चला जाऊं, यानी मैं सेकंड पीरियड के बिलो वाले पीरियड में जाता हूं, यानी थर्ड एंड बिलो, तो पीरियड कौन सा होना चाहिए, पीरियड है वो होना चाहिए क्या, थर्ड और बिलो। अगर थर्ड और बिलो पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, एक कंडीशन वो भी है। तीसरी कंडीशन क्या आती है कि जो सेंट्रल एटम है उसके साथ में जो एलिमेंट लगा है उस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम होनी चाहिए। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, अब हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.2। तो देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, या फिर मैं लिख दूं ऑफ पेरिफेरल एटम, इट शुड बी लेस देन 2.5, शुड बी लेस देन 2.5। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि जैसे हमने बोला कि pH3 में फॉस्फोरस है, उसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। क्या एग्जांपल लेता हूं, हमने लिया जैसे मान लो PCl3, तो क्या PCl3 में भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ठीक है, अब PCl3 में फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है और 3 क्लोरीन उसके साथ 3 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, लेकिन यहां पर तो हाइब्रिडाइजेशन है। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर sp3 है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब ये कैसा हुआ कि सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, मान लिया ग्रुप 15 का है, थर्ड पीरियड का है, लेकिन उसके साथ में जो साइड एटम लगा है वो है क्लोरीन, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो तो 3 से ज्यादा होती है। कितने से ज्यादा होती है, 3 से ज्यादा होती है। क्लियर कहानी, 3.16। ठीक है, यानी 2.5 से क्या है, ज्यादा है। अगर 2.5 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो साइड एटम की तो भैया वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो जाए, जैसे हमने यहां पर हाइड्रोजन ले लिए, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगा, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। किसका, सेंट्रल एटम का। कहानी समझ आ गई। यानी थर्ड पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कहने का मतलब है सबसे पहली बात कि हमारा जो सेंट्रल एटम है ग्रुप 15 और 16 का होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा कि जो पीरियड कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड और बेलो का होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कि जो साइड एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम, कार्बन का 2.5 होता है, यानी 2.5 से कम होना चाहिए। अब चौथी जो कंडीशन है वो क्या है कि सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। देयर मस्ट बी one lone pair, one LP at least at central atom, at central atom। सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। एक से ज्यादा हो गया तो बढ़िया बात है। जैसे मान लो यहां पर देखो, यहां पर सल्फर के पास H2S में 2 लोन पेयर है, सेलेनियम के पास 2 है, टेलुरियम के पास 2 है। अब यहां पर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, तो कंडीशन है फोर्थ क्या, कम से कम एक लोन पेयर मांगता है। एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। कहानी समझ आ रही है? तो अगर कोई मॉलिक्यूल है इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम विल एग्जिबिट नो हाइब्रिडाइजेशन। कहानी समझ आ रही है? मजेदार था टॉपिक। तो ये था आपका कौन सा, ड्रैगोज रूल। कौन सा रूल? ड्रैगोज रूल। क्लियर है? बॉन्ड एंगल में इतना डिफरेंस आया, इस वजह से इन सबको देखते हुए ड्रैगो ने कुछ कंडीशंस अप्लाई की कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो सेंट्रल एटम के पास कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा। सेंट्रल एटम अपने प्योर पी ऑर्बिटल को यूज करेगा। क्या करेगा? प्योर पी ऑर्बिटल्स को यूज करेगा। ठीक है? किसके लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ओवरलैपिंग के लिए। ठीक है? अब देखो, अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी आती है कौन सी? ओवरलैपिंग थ्योरी। अब बॉन्ड किससे फॉर्म होता है? ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। ठीक है? अब ओवरलैपिंग थ्योरी में कुछ एक चीजें वो हमको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि कुछ एक बॉन्ड सेम थे लेकिन इक्विवेलेंट नहीं लग रहे थे। जैसे BeCl2 का एग्जांपल ले लो और CH4 का भी एग्जांपल ले लो। बॉन्ड सेम थे लेकिन इक्विवेलेंट नहीं लग रहे थे, तो उन बॉन्ड्स को इक्विवेलेंट करने के लिए, हमारे मन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक मन घड़ंत, एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना कॉन्सेप्ट लेकर आए। कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके बाद जो दूसरी थ्योरी आती है ओवरलैपिंग के बाद, वो कौन सी आती है? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। उसमें क्या काम किया जाता है कि सबसे पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट एनर्जीज, वो अपने आप को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं और नए ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और कहते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, दे आर मोर डायरेक्शनल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो शानदार होती है, जिससे बॉन्ड क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग बनता है। इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। बट एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना। अब वो हाइब्रिडाइजेशन है यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि बॉन्ड एंगल ये है। तो क्या करना पड़ेगा? तो इनको देखते हुए ड्रैगो ने कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी कि अगर कोई मॉलिक्यूल इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो वहां पर सेंट्रल एटम के पास कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा। कहानी समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? तो अच्छे से समझिए इस लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।